हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी के लिए उत्साहित होंगे। मैं नदीम सर, मैथमेटिक्स टीचर, पटना में 12 साल का अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस 12 साल का। और उसके बाद विपिन सर से मुलाकात। विपिन सर ने कहा कि मैं स्टडी विद रिजल्ट एक चैनल क्रिएट कर रहा हूं सर, उसमें ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देने की बात हो रही थी। मैंने कहा कि सर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिहार में मैं चाहता हूं हर छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिले। तो इसके लिए आप लोग को तैयार हो जाना है और चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मैथ जो है मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि मैथ से जो घबराहट और डर है वो डर ही आपका खत्म हो जाने वाला है। क्योंकि मैथ्स के अंदर जो बच्चों को डर रहता है कि मैंने 3 साल से मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, 4 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, इसके लिए आपको एकदम निश्चिंत रहना है। आप बल्कि 6 साल 8 साल से पढ़ाई छोड़ दी है, फिर भी मैं वादा करता हूं आपको कि बोर्ड एग्जाम में बेसिक लेवल से पढ़ा करके हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए कि क्या करना है आप लोग को, कैसे क्या करना है। हम लोग का जो टेक्निक है पढ़ाने का, यहाँ पे सारी जो हमारी टीम है वो किस तरह से पढ़ाती है, आप लोग को ये ध्यान में रखकर पढ़ाती है। क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से जो भी बच्चे हमारे आते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि उनका ना तो 7 पढ़ा हुआ, ना तो 8 पढ़ा हुआ, ना तो 9 पढ़ा हुआ, ना तो 10 पढ़ा हुआ। तो डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस लेवल तक की तैयारी के लिए हम लोग क्या करें। तो हम लोगों ने क्या किया है कि अपने भाषा में, अपने सरल भाषा में सारे नोट्स को प्रिपेयर किया है, स्टडी मटेरियल्स को प्रिपेयर किया है, साथ ही साथ पीडीएफ। और जो पीडीएफ को और अपने मतलब शब्दों में व्याख्या कर करके जो बोर्ड पीडीएफ होता है वो भी हम आप लोग के सामने प्रकट करेंगे। तो हमारी सारी टीम का यह संकल्प है, तो आपको निश्चिंत रहना है इसके लिए। हाँ, ये एक बात और जान लीजिए आप कि हमारा जो हम लोग का जो कोर्सेज है ऑनलाइन यूट्यूब पर वो बिल्कुल फ्री है। स्टडी विद रिजल्ट का ये मानना है कि बच्चों को फ्री क्लास दिया जाए और इसका लाभ उठाए पूरे छात्र, मतलब छात्राएं जो भी बिहार के हैं, सारे लोग बिहार से बाहर जो भी है वो उठाए, है ना। अपने भारत के जहाँ कहीं से कोई भी स्टेट से बच्चे देख रहे हैं वो सब इसका लाभ उठाएं। तो हम लोग का ये मकसद है कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाए। और हम लोग का अनुभव है बाबू, 12 साल का एक्सपीरियंस है, कोई मजाक नहीं होता है। 12 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, हम लोग को पता है कि इसका कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है, कैसा क्या है। हम लोग देख करके समझ जाते हैं कि अभी बच्चों को क्या दिया जा रहा है। कोर्स के नाम पर के स्ट्रक्चर सारा पेस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको थमा दिया जा रहा है। कोई भी अपना हैंड रिटन नोट्स उनका नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जो देंगे वो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, सरल भाषा में रहेगा, आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। उसी को देखते होंगे, अभी क्या देख रहे हैं हम यूट्यूब पे, कोई कोर्स करा दिया जाता है, एक मतलब एक एक्सरसाइज एक बता दिया जाता है या एक क्लास दे दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है बाबू कोर्स खरीद लो, कोर्स परचेज कर लो, इतना रुपया में कोर्स मिल जाएगा। तो इस सब के चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं फंसना है। स्टडी विद रिजल्ट आप लोग के लिए ही बनाया गया है, ताकि जो बच्चे पे नहीं कर सकते वो फ्री में कर सके क्लास। अब फ्री का मतलब ऐसा नहीं है बाबू कि आपको कुछ मटेरियल नहीं दे। स्टडी मटेरियल ऐसा वन ऑफ द मोस्ट मतलब इफेक्टिव, मतलब इतना इफेक्टिव रहेगा कि आप पढ़िएगा खोल करके तो लगेगा अरे एक ही बार में तो याद हो गया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज समझ के चलिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग का टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिलेबस दे दिया या नोट्स दे दिया, स्टडी मटेरियल दे दिया और हम लोग रिलैक्स हो जाए, नहीं। हम लोग याद भी कराएंगे, क्लास में चीज़ों को याद भी कराएंगे। अगर मान लीजिए मेरे क्लास पढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5-6 साल से बिल्कुल मैथ पढ़े ही नहीं है और डायरेक्ट वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, तो उनके लिए स्पेशल बैच, मतलब एक्स्ट्रा क्लास जिसको बोलते हैं हम लोग, वो संडे एक्स्ट्रा क्लास मैराथन 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास देंगे। जिनको जोड़ घटाओ बाबू कुछ भी नहीं आता है उसको सिखा देंगे, ये वादा है बाबू। 12 साल का एक्सपीरियंस के बाद ये बता सकते हैं आपको कि प्रश्न जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड में किस लेवल तक का पूछा जाता है, कहां से कैसा एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कौन चैप्टर से ज्यादा वेटेज रहेगा, कौन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना, वो सब हम लोग पर छोड़ देना है। खाली आपको क्या करना है, शांति से मन से बैठ जाना है घर पे और हम लोग का स्टडी विद रिजल्ट को देखना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग का जो कोर्स को हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्लास 10th का सिलेबस को आप एक बार देख लीजिए। ये आपका बाबू क्लास 10 का सिलेबस है, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में हम सब कुछ बताते हुए चलेंगे, पूरा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर इसके बाद वास्तविक संख्या का हम अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे वास्तविक संख्या का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, है ना। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि बहुत लोग हैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके आप लोग को समाप्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ए टू जेड आपको एकदम पूरा समझा दिया जाएगा, एकदम समझिए कि माइंड में ड्रिल कर दिया जाएगा, आपको लगेगा हाँ हमारे दिमाग में आ गया है, पूरा सेट हो गया है। इस तरह से भूल नहीं पाएंगे स्टडी विद रिजल्ट को आप। ये चैनल ऐसा चैनल बनेगा आप लोग के जीवन में। तो बस देखिए, तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है तो बेसिक समझिएगा। पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे कि सर संख्या 2 प्रकार का होता है, वो वास्तविक संख्या एक तो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दिमाग पता ही चल रहा है कि कल्पना किया हुआ, कल्पना हुआ चीज जो चीज होता है उसको क्यों पढ़ना है। अरे पढ़ना है लेकिन 11th क्लास में पढ़ना, तो वहां पर हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर वास्तविक संख्या है तो इसको पहले सीखिए।
कि वास्तविक संख्या कहते किसको है। तो आप समझिएगा वास्तविक संख्या का मतलब जो है ये परिमेय, थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझा दे रहे, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, ये संग्रह होता है। इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुपद, अब समझिएगा बहुपद किसको कहते हैं, तो बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है बाबू, याद रखिएगा। बहुपद क्या है, तो कहना बहुपद एक ऐसा बीजगणित, शॉर्ट में बता रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतना डिटेल्स में बताएंगे, इतना डिटेल्स में बताएंगे कि आप दूसरे को बैठा के पढ़ा दीजिएगा, ये मेरा वादा है आपसे, है ना। आप देखिए, खाली बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और उसके बाद देखिएगा, आपको कहीं कोई पे करना ही नहीं है, एकदम बिल्कुल मुफ्त चल रहा है सेवा, एकदम इसका लाभ उठाना है, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लाभ उठाइए, ठीक है ना। कल को आप टॉपर बनिएगा और टॉपर ही बनिएगा, एकदम कंफर्म बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। आप हम लोग के साथ जुड़िए और देखिए फिर उसके बाद। तो बहुपद, दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद है। बहुपद में क्या पढ़ना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेना है जिसको हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। और ये बीजगणितीय व्यंजक बाबू कैसा होता है, तो समझिएगा, ये बीजगणितीय जो व्यंजक होता है, ये बीजगणितीय व्यंजक इस प्रकार से होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स प्लस 2 या एक्स प्लस 8। अब आपको ये देख करके लग रहा होगा कि सर ये बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है, कैसे पता चला बहुपद है, तो बहुपद होने का एक चीज सामने आता है कि देखिए, जहां भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिख जाए, अल्फाबेट कुछ भी मैथ में दिख जाए, वो सब चर कहलाता है मैथ में, याद रखिएगा। जहां भी पूरे मैथमेटिक्स में एक से लेकर के ए से लेकर के जेड तक आपको दिख जाए, तो समझिएगा वो क्या कहलाता है, चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो बाबू ये सब चर है, ये एक्स क्या है, चर है, यहाँ भी एक्स क्या है, चर है। तो चर का जो पावर होता है, घात जिसको बोलते हैं, इसके सर पे माथा पे जो बैठ गया है उसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घात बोलते हैं। तो आप बताइए इसका जो घात है कितना है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना है, 1 है। तो सवाल है कि सर अगर चर का घात यानी चर का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाता है। तो पावर क्या होना चाहिए बाबू, होल नंबर होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ज्यादा डिटेल्स में नहीं चलेंगे, इसको डिटेल्स हम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब। इस अगला नेक्स्ट जो चैप्टर, नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे आपका, वो एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज बताएंगे, मिस मत कीजिएगा, इसको देखिएगा जरूर से, इतना डिटेल्स में बताएंगे कि आप भूल ही नहीं पाइएगा ये पहला चैप्टर को। तो अभी आप समझ लिए बहुपद के बारे में। अब दूसरा आ जाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही स्पष्ट है, दो चर, इसको मिटा दे रहे हैं और इसके बाद देखिएगा आप, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में थर्ड चैप्टर के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, दो चर। नाम से स्पष्ट क्या हो रहा है, दो चर। चर का मतलब अभी हम बताए थे कि जितना अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, ये सब क्या है, चर कहलाता है। तो देखो एक्स है, वाई है, ये सब क्या है, चर। मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 7 हो गया, तो ये तो चर ही कहलाया। एक्स एक चर हो गया, वाई क्या हो गया, दो चर हो गया। अलग अलग चर है, एक्स अलग चर है, वाई अलग चर है, तो दो चर, इसीलिए इसका नाम दो चर हो गया। रैखिक क्यों बोला गया सर, रैखिक क्योंकि बाबू इसका पावर हमेशा एक रहता है। कितना रहता है, इस चैप्टर में जब भी पढ़ेंगे तो इसका पावर क्या दिखेगा, 1। 2 या 3 पावर दिखने वाला नहीं है, तो हमेशा इसका पावर कितना दिखेगा, 1। तो इसीलिए बाबू इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। सर युग्म में क्यों बोले हैं, युग्म पेयर बाबू, युग्म को इंग्लिश में कहते हैं पेयर, जोड़ा। क्या बोलते हैं, जोड़ा। तो कभी भी देखिएगा एक्स है और वाई है, तो एक्स और वाई दो ठो है, तो जोड़ा में ना है छोटू, है ना। तो जैसे मान लीजिए जोड़ा यहां दिख रहा है आपको, तो एक जोड़ा और ले लीजिए, 2x प्लस 3y और बराबर 8। अब देखिए जोड़ा में दिखेगा, जब भी दिखेगा इस चैप्टर में ना हमेशा जोड़ा में पढ़ना पड़ेगा आपको। पूरे बुक में आप देखिएगा थर्ड चैप्टर जब खोलिएगा तो सब हमेशा पेयर में मिलेगा। पेयर माने युग्म में, साथ ही साथ दो समीकरण मिलेगा, साथ ही साथ कितना समीकरण, दो समीकरण साथ ही साथ मिलेगा। तो आप समझ जाइएगा, अरे यार ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। समझ गए ना, पहचानने का तरीका ही बता दे रहे हैं, ये हम शॉर्ट में बता रहे हैं। चैप्टर आएगा इतना डिटेल से बताएंगे ना कि आपके माइंड में एकदम ड्रिल होकर के एकदम घुस जाएगा। आप निकालना भी चाहिए तो नहीं निकल पाएगा, भूलना भी चाहिए तो नहीं भूला पाइएगा, गारंटी बोल रहे हैं। अरे आइएगा बिंदास एकदम, उसके बाद देखिएगा वीडियो और उसके बाद जाइएगा खेत खलियान में बैठते खेलते हुए, सब मतलब निकल ही नहीं पाएगा। जितना दोस्ती की यारी के साथ जितना निभाना निभाइएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब देखिए आते हैं हम लोग चौथा चैप्टर, द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू इसको, द्विघात समीकरण। तो चौथा चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है द्विघात। नाम से यहां भी स्पष्ट हो रहा है, थोड़ा सा विवेक बुद्धि लगाइएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए थोड़ा सा साइंस आप पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा कि नाम में ही कुछ कुछ छुपा रहता है ना। देखिए नाम से इसका छुपा हुआ है कि नहीं, द्विव माने कितना, दो, द्विव मतलब कितना, दो, अघात माने क्या, पावर। तो ऐसा सर चर, ऐसा कोई समीकरण जिसका पावर कितना हो, दो हो,
द्विव माने क्या, दो। तो ऐसा कोई समीकरण मान लीजिए x है बाबू, प्लस 7x है और प्लस 2 है, यहाँ पर पावर 2 रख दीजिए। पावर 2 हो गया मैंने द्विघात हो गया, पावर 2 आ गया मैंने द्विघात हो गया। कोई कहेगा सर पावर 3 हो गया, अब बताइए 3 वाला को कोई बोलेगा बाबू, 3 वाले को कोई बोलेगा? 3 वाला कभी हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि पावर 2 का मतलब द्विघात हुआ, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा साइंस पढ़े, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। द्विव माने 2 घात, पावर माने घात का मतलब पावर। कितने बच्चे पढ़ लेते हैं पूरी यूट्यूब पे कोर्स और उनको ये सब बेसिक बात पता ही नहीं रहता है, इसी में कंफ्यूजन पड़ा हुआ रहता है और कहते हैं हम तो पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। भाई वो ऐसा सिलेबस नहीं खत्म करना है, ऐसा सिलेबस पढ़ के जाना है कि बिहार बोर्ड में जाकर फोड़ के आना है, सारे सवाल को, सारे क्वेश्चंस को फोड़ करके आना है और टॉपर बन के आना है, अपना स्कूल टॉपर बन के आना है। अगर क्षमता आपका स्कूल टॉपर का तो स्कूल टॉपर बनना है, जिला टॉपर का क्षमता तो जिला टॉपर बनना है। और लगता है नहीं सर हम तो स्टेट टॉपर बनेंगे, अरे स्टेट टॉपर बनिएगा, स्टडी विद रिजल्ट की सारी टीम आपके साथ है, रात दिन करके आपके लिए लग जाएगी अगर स्टेट टॉपर का आपके अंदर क्षमता है तो। ठीक है, देखिए तो यहां पर द्विघात समीकरण के बारे में समझ में आ गया। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, पावर 2 का मतलब द्विघात समीकरण। अब बात करते हैं सर एपी के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चौथा हो गया समानांतर श्रेणी के बारे में, शॉर्ट में एपी बोलते हैं उसको। अब समानांतर श्रेणी का क्या मतलब है, श्रेणी समानांतर क्रम में हो। अब देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए दो कुछ संख्या हम लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। आपको लग रहा होगा देख के कि सर इस दोनों सब संख्या के बीच में ना मात्र 2-2 का अंतर है। कितना का अंतर है, 2-2 संख्या का अंतर है। अब कहिएगा 2-2 का अंतर है कैसे भाई, तो कहना अरे यार ऐसे भी घटाओ ना, 4 में से 2 को घटाओ ना तो 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाओ, थर्ड में से अब सेकंड को घटाइए, 6 में से 4 को घटाइएगा तो फिर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 8 में से बाबू कितना को घटाइएगा, 6 को घटाइएगा। समझ में आ रहा ना, 2 है। ये सब देख रहे हैं कि सबका सर सार्व अंतर सेम आया, अंतर सबका सेम आया। अब अंतर का मतलब होता है सार्वंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, सार्वंतर। और सार्वंतर सब क्या आ गया, सेम आ गया। और सेम आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी में है। ये संख्याएं जो है ये समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी पहचानने का भी तरीका आप समझ गए। शॉर्ट में अंतर सेम होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए, सेम। यदि अंतर सेम नहीं है तो वो समानांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता। 5वां चैप्टर हम आपको डील कर रहे हैं, 5वां चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म हम बता रहे हैं कि कैसे समझना है चैप्टर्स को। तो 5वां चैप्टर समझ में आ गया। त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं, त्रिभुज के बारे में आ जाइए। अब देखिए त्रिभुज, इससे तो सब डरता है, अधिकतर बच्चा डरता है, अरे यार त्रिभुज ज्यामिति वाला, अरे नहीं समझ में आएगा, ये तो बहुत एकदम दिमागे खा जाएगा। अरे ऐसा कोई बात नहीं है बाबू, त्रिभुज एकदम आसान सा है। त्रिभुज मतलब ज्यामितीय फिगर, त्रिभुज मतलब ज्यामितीय फिगर। इसी में आप पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय के बारे में, थेल्स प्रमेय के बारे में भी आपको इतना डिटेल्स में चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुत डिटेल्स में समझाएंगे। और मात्र कुछ ही महीने में हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब देखिए ए बी सी ये सब मान लीजिए एक कैसा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सब भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री तो ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि आप दूसरे को कहिएगा कि भाई बैठ हम ज्योमेट्री के बारे में तुमको आइडिया देते हैं कि कैसे समझना है ज्योमेट्री को। ठीक है, तो एकदम डरने का जरूरत ही नहीं है। 2-2 त्रिभुज एकदम साथ साथ रहेगा, इसी को बोल देगा समरूप त्रिभुज। क्या बोल देगा, समरूप त्रिभुज। देखिए अच्छा समझा दे रहे हैं, इसको शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं, इसीलिए उतना टाइम इसमें ज्यादा लॉस नहीं करना है। पी क्यू आर, अब ये दोनों जो है ये क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप का साइन से दिखा देंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप होने के लिए क्या गुण होता है, तो ये जान लीजिए। समरूप होने के लिए संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समरूप होने के लिए संगत भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब समरूप होने के लिए संगत भुजा बराबर, तो संगत कोण भी आपस में क्या होगा, संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, संगत कोण भी आपस में बाबू क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये कोण इस कोण के बराबर, तो एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही सब पढ़ना है। इसी को सब जो एक डर पैदा कर दिया बच्चों, बाप रे ज्योमेट्री ज्यामिति समझ में नहीं आने वाला। अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, बोलना यार पटना वाले सर से पढ़ रहे हैं, काहे समझ में आएगा। A to Z बाबू एकदम खोल करके रख देंगे सारा ज्यामिति। आप बोल तो रहे कि किताब को आपको जरा भी आपको टेंशन नहीं होगा, किताब खोलेंगे और बनाना शुरू कर देंगे आप सारे क्वेश्चंस को, उस लेवल तक आपको पहुंचा देंगे। बोला ना, इसीलिए लिख दिया था शुरू में ही कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो हाई लेवल तक पहुंचा देंगे। जो बच्चे अगर आपको वीक समझ रहे हैं कि हम सर मैथ बहुत कमजोर है, एकदम ये बात तो दिमाग से निकाल दीजिए कमजोर। हम इतना मजबूत बना देंगे आपको, भाई दूसरे को आप पढ़ाएंगे आप, और वो चीज़ आपको दिखेगा, आपका प्रैक्टिस में दिखेगा। आप जब स्टडी करने लगेंगे ना, आपके अंदर इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप सोचिए कोई चीज़ को आप पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि उस चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं हैं, उस चीज़ों के बारे में आप जानते नहीं। लेकिन जब उन चीज़ों के बारे में आप जान जाएंगे तो आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा।
आपके अंदर वो चीज के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाएगी, आपके अंदर लगेगा अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, और चीज पढ़े हम, और इसको पढ़े। मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम के बारे में आपको जानकारी है, तब वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर कोई नया गेम है, उस गेम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, मोबाइल में आप वो गेम खेलना पसंद नहीं करते हैं, तो सिंपल सा बात है सर, जो चीज हमको सीखने को मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा मेरा, और हम वो चीज आपको कर देंगे, वो इंटरेस्ट पैदा हम कर देंगे इस सारे चैप्टर्स में। तो आपको इसके लिए एकदम निश्चिंत रहना है। स्टडी विद रिजल्ट का मकसद है बाबू सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। गांव गांव तक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं महंगा कोचिंग, उन लोग के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, वहां तक हमारी शिक्षा वहां तक पहुंचे। ठीक है, ये प्रयास है स्टडी विद रिजल्ट का। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं त्रिभुज के बारे में, समझ गए। ये सब सब शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी डिटेल्स में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे काफी डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में। अब आ जाइए निर्देशांक ज्यामिति। किसके बारे में? निर्देशांक ज्यामिति। नहीं, इसमें भी ज्यामिति शब्द लग गया। अब ज्यामिति नाम सुन के ही लग रहा है ज्यामिति बहुत बड़ा, अरे कुछ नहीं है। निर्देशांक का मतलब होता है पॉइंट्स। देखिए मान लीजिए कि बाबू ये त्रिभुजी है, ये भी ज्यामितीय फिगर है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब निर्देशांक का क्या मतलब होता है? पॉइंट्स को लोकेट करना। पॉइंट्स को क्या करना? लोकेट करना। देखिए कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। मान लीजिए ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट ये 2,3 मान लीजिए, 2, ये पॉइंट को मान लीजिए 3,4, इसको मान लीजिए 4,5। ये सब सारे क्या है? पॉइंट्स है। निर्देशित किया गया, अंकों द्वारा क्या किया गया? निर्देशित किया गया है। यही है निर्देशांक ज्यामिति। अंकों द्वारा क्या किया गया? निर्देशित किया गया, इसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। टेंशन मुक्त रहना है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहते हैं, बस शॉर्ट में आप समझते चलिए कि क्या क्या पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आपका, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स का वास्तविक संख्या, मैं वो पढ़ाने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ और एनसीईआरटी लेकर बैठ जाइएगा। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चंस एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल सारे को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और आपका जो मंजिल, जो मकसद है आपका, उस मंजिल तक पहुंचना है, बोर्ड एग्जाम क्रैक करना है अच्छे नंबरों के साथ, डिस्ट्रिक्शन मार्क्स के साथ। 70% से ऊपर आना चाहिए, 80% एवरेज बच्चों के लिए कह रहे हैं। और बाकी तो जो थोड़ा भी ठीक है, जिनको लग रहा है कि सर हम तो टॉपर बन सकते हैं, तो उसके लिए तो स्टडी विद रिजल्ट की सारी टीम खड़ी है आपको टॉपर के तक पहुंचाने, टॉपर के शीर्ष तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति। अब बात करते हैं सर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से एक बात याद आ रहा है, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर है। त्रिकोणमिति कितना चैप्टर है? 8वां। कुछ यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं कि पहले चैप्टर को छोड़ करके इंटरेस्टिंग चैप्टर 8वां त्रिकोणमिति को बता दिया जाता है, और उसके बाद कहा जाता है बाबू हमारा कोर्स बिक रहा है, इतना में ले लो, और ये आज का फ्री क्लास, त्रिकोणमिति का पहला क्लास, फर्स्ट क्लास फ्री, और बाकी सब क्लास। यहाँ बाबू यहाँ स्टडी विद रिजल्ट आप लोग के लिए पूरे क्लास को फ्री किए हुए, पूरे 10th बोर्ड एग्जाम का सिलेबस को फ्री किया हुआ है। और वो भी नहीं, कंटेंट से लेकर के पढ़ाने का स्टाइल से लेकर सब कुछ बहुत यूनिक रहेगा। आप जब जुड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए कहीं पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप जुड़ेंगे इसके साथ, और वो कोर्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जुड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस लेवल तक तैयारी करवा रहे हैं और कहाँ तक पहुंचा सकते हैं बच्चों को, है ना। तो वो आपको दिखेगा सारा कुछ। तो ये 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति होता क्या है? इसी में हम लोग थीटा पढ़ते हैं। थीटा क्या होता है? बच्चे लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको ए बी सी, एक त्रिभुज है। सवाल है सर इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। काहे समकोण त्रिभुज बोलिएगा सर? क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कैसे हम मान लें सर 90 डिग्री फॉर्म करेगा? तो इतना याद रखिएगा बाबू, जहां कहीं भी ज्योमेट्रिकल फिगर में एल साइज दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए एल दिख रहा है कि नहीं? एल दिख रहा है कि नहीं? तो एल दिख रहा है, हाँ सर एल दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्या करेगा? फॉर्म 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अब इसी का कह दिया कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री ये हमेशा बदलने वाला नहीं है, पहले भी था, अब भी है, और हमेशा भी रहेगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मैंने साइड, भुजा मतलब साइड, ये क्या कहलाता है? भुजा मतलब क्या? साइड। क्या कहलाता है बाबू? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ये साइड जो होता है वो लंब कहलाएगा। कब? जब अगर हम मान ले अपने मन से कि सर ये कुछ एंगल है, तो उस एंगल का नाम थीटा दे दिया है। आपका मन एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान, कुछ भी मान सकते हैं, हमने कह दिया थीटा। यही थीटा थीटा आप सुनते हो तो आपको लगता होगा 10th का सिलेबस वास्ट है। बिल्कुल वास्ट नहीं, हम आपके सामने पूरा खोल कर रख देंगे। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इतना डिटेल्स में पढ़ा देंगे कि आप दूसरों को पढ़ाने लगेंगे। ये मेरा वादा है आपसे।
तो ये क्या हो गया, एंगल थीटा है, और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो लंब होता है। क्या होता है बाबू, थीटा के सामने वाला साइड लंब होता है, और ये वाला साइड क्या होता है, आधार होता है। तो ए बी सी है ना, ए बी सी करके लिख दिए, और थीटा के सामने वाला साइड हमेशा लंब कहलाता है। ये अगर सवाल है सर ये थीटा के सामने वाला लंब है, अगर ये एंगल बनेगा तो इसके सामने का साइड लंब हो जाएगा। तो ये हम चलेंगे उस चैप्टर में, जब आएंगे तो काफी डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द पहुंचेंगे। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक्स्ट्रा वीडियो भी हम डाल देंगे बना करके, ताकि आप लोग जाकर के टेलीग्राम और इस पर जाके देख सकते हैं। अब बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा वैसा लगेगा नहीं। ठीक है, सारा नोट्स के साथ दे देंगे, सारा फार्मूला वार्मूला के साथ एकदम दे देंगे समझाते हुए। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बाबू इसमें अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग का मतलब है कि मान लीजिए कोई लड़का है बिल्डिंग पे चढ़ गया और उसका मन कर रहा है कि हम छत पर से कूद जाए। कोई लड़का है बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है, टावर पे चढ़ा हुआ, कह रहा है कि ना हम कूद जाएंगे। ठीक है, तो जब वो कूदेगा ना बाबू, तो कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ एंगल क्रिएट हो जाएगा। उसके बारे में पढ़ना है कि कितना एंगल क्रिएट हुआ, कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ाएंगे किसमें, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। एंगल क्रिएट होगा उसमें से, उसमें कहेगा कि साइड कितना ट्रैवल किया, वो कूदने के दौरान कितना साइड ये किया है, जिस कॉर्नर से, जिस इंक्लाइनेशन से कूदा है वो, उसका क्या लंबाई था, जहां टॉप से कूदा जमीन पर उसकी क्या लंबाई थी, वो सारा कुछ निकालना है हम लोग को। तो बहुत इजी है, अगर आप त्रिकोणमिति समझेंगे तो वो भी अपने आप समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें। चलिए, आठवां हो गया, ये आठवां नहीं नौवां था ना, और ये चैप्टर तो आठवां था आपका, ये नौवां चैप्टर है, और ये 10वां आप बात करते हैं वृत्त के बारे में। तो वृत्त तो आप लोग जानते ही होंगे बाबू, वृत्त में आपने पढ़ा होगा कि सर ये केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से परिधि, इसको सब चारों तरफ बाबू क्या बोलते हैं, परिधि। बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे इसमें, ज्योमेट्री से आप एकदम दूर नहीं भाग पाइएगा, आपको एकदम लगाव हो जाएगा इससे, आप इसके कांटेक्ट में आ जाइएगा। देखिएगा, तो ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस यानी कि परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या बोलते हैं। अब त्रिज्या बोलते हैं, और ये परिधि होता है बाबू, इस साइड को क्या बोलते हैं, परिधि होता है ना, इसको परिधि बोलते हैं। सब डिटेल्स में इसको कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेगा, हौसला बना के रखना है, क्योंकि बाबू मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बना के रखिएगा, बाकी काम हम लोग पर छोड़ दीजिए, हमारी टीम पर छोड़ दीजिए, हम लोग कैसे क्या करेंगे वो आपको सब दिखेगा। ठीक है ना, आप बस जुड़े रहें, बाकी आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। तो ये सर्किल के बारे में हो गया कि त्रिज्या है, ये परिधि है ना। ये त्रिज्या अगर मान लीजिए यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग व्यास बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको व्यास बोल देंगे। ठीक है, फिर इसको जीवा बोलेंगे। तो ये सब कुछ पढ़ना है, टेंशन नहीं है, इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे चैप्टर में। अब आ जाइए 11वां चैप्टर, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए, मान लीजिए वृत्त है, वृत्त है, इस सेंटर है, कहेगा भाई सेंटर से लो इतना एरिया, इतना एरिया, इसका बताओ एरिया कितना हो गया। यही है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालने का तरीका। कोई कहेगा कि भाई इतना एरिया लो और ले लिए, अब कहेगा इतना एरिया बताओ, ये एरिया कितना है, खाली एरिया कितना बचा हुआ है। ये है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा, आंसर। इतना आसान होता है, यही है ज्योमेट्री, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो ये हो गया आपका कितना, 11 चैप्टर। फिर आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आप आयतन में पढ़े होंगे, है ना, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, है ना, LBH, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। तो ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो कुछ भी नहीं है। फिर सांख्यिकी आ जाइए, सांख्यिकी बारंबारता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसका संचयी बारंबारता आप 9th में भी पढ़े होंगे इससे पहले, कि 9th में एक दिया जाता है कि मान लीजिए किसी क्लास में बच्चे है, एक से लेकर के एक रो में 10 बेंच है, और दूसरा रो में एक रो में 10 बेंच है, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और बाकी उसका क्या निकालना है, कुछ दे दिया जाएगा, उसका वैल्यू बारंबारता दे दिया गया कि 1 2 3 4 कर बारंबारता, उसको दोनों को जोड़ करके सिग्मा FX करके लगा के फॉर्मूला पुटिंग वाला है। इसमें भी फॉर्मूला पुट करेंगे, समझ, इसमें कहीं दिमाग लगाना नहीं, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। अब लास्ट बच गया प्रायिकता। क्या बच गया, प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। और सांख्यिकी को तो आपको जानना है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं सांख्यिकी को, और प्रायिकता को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है,
ये तो मेंसुरेशन था, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये मेंसुरेशन था। अविरित से संबंधी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। तो आप बस हौसला बनाए रखिएगा हम लोग के साथ, ये सारा चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, पूरा खोल करके एकदम आसानी से समझा देंगे। आपको टेंशन मुक्त रहना है, क्योंकि स्टडी विद रिजल्ट आप लोग के सपनों को साकार करने के लिए आया है। यूट्यूब पे ऑनलाइन जुड़े रहिए हम लोग के साथ और हौसला बना के रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जिनके हौसले नहीं होते हैं बुलंद, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला आप बना के रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।